नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का ईवीएस के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग और सीटेट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज यहाँ पर ईवीएस के ऐसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में हर बार ट्रेंड करते हैं। तो क्लास में आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर कि जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही उत्तर चुनें। ठीक है, जोहड़ से संबंधित सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। सही तो हम तभी देखेंगे जब हमें पता होगा कि ये जोहड़ है क्या, है ना। जब तक हमें उसका मतलब नहीं पता होगा, अर्थ पता नहीं होगा, तब तक हम उसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है कि यह समुदाय, ये समाज का जो भी जल होता है उसको ये इकट्ठा करता है। क्या जोहड़ यही है? यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है कि जो भी अशुद्ध पानी होता है उसको फिल्टर करता है, शुद्ध बनाता है। क्या यही जोहड़ है? सी ऑप्शन है, यह आसपास जो है कुओं में ज़मीन का पानी इकट्ठा करता है। यह आसपास जो है कुओं में ज़मीन का पानी इकट्ठा करता है, क्या इसको जोहड़ कहते हैं? या फिर यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है, इसको जोहड़ कहते हैं। क्या है ये जोहड़? जोहड़ का मतलब होता है तालाब, या आप जो लोग नहीं, तालाब का दूसरा नाम है जिसको कहते हैं पोखर। कोई पोखर के नाम से जानता होगा तालाब को, कोई तालाब के नाम से जानता होगा। तो जोहड़ का मतलब होता है तालाब या फिर पोखर, जो कि हर गांव में तालाब होता है। और हर गांव में जब तालाब होता है तो जो भी पानी होता है, वर्षा का जो भी पानी होता है, वो बह के कहाँ जाता है? उसी तालाब में जाता है। उसी तालाब में जाता है तो उसको बोलते हैं जोहड़। तो यहाँ पर सही क्या होगा? यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है कि जितने भी समाज का जल होता है, समाज का क्या कहते हैं, समुदाय का जो भी जल होता है आसपास के, वो सारे बह के कहाँ जाते हैं? इकट्ठे कहाँ होते हैं? तो तालाब में इकट्ठे होते हैं। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी को जोहड़ कहते हैं। क्लियर? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा कि घरों के नीचे दिए गए ब्यौरों पर विचार कीजिए। घर के बारे में, घर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मनाली के घर, राजस्थान के घर, असम के घर और लेह लद्दाख के घर। तो घरों की जब बात की जाए तो वहाँ पर वीडियो आप डली है, आप लोग वहाँ से देखिए। यहाँ पर है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है, इसमें रहते हैं। बी ऑप्शन है, मनाली के लोग हिमाचल प्रदेश, मनाली मतलब हिमाचल प्रदेश के घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। और लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो यहाँ पर घरों के नीचे दिए गए ब्यौरों पर विचार कीजिए कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है कि कहाँ के घर के बारे में ब्यौरा यहाँ पर सही दिया गया है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान के जो घर होते हैं वो मिट्टी के घर होते हैं और उनकी जो छतें होती है वो कटीली झाड़ियों की होती है। इसका मतलब ए ऑप्शन राइट। क्लियर है? मनाली हिमाचल प्रदेश के जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पे नहीं, पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं। पत्थर या फिर लकड़ी के बनाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? बांस के खंभों पे। और बांस के खंभों पे जो घर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं असम के। ठीक है, ये किसकी बात की जा रही है? ये असम की बात की जा रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। और लेह लद्दाख के लोग जो है 2 मंजिले घर होते हैं, नीचे की मंजिल में ज़रूरत का सामान या फिर जानवरों को रखते हैं और ऊपर की मंजिल में खुद रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन, ए और सी को लॉक कर देंगे। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ए और सी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, मधुमक्खियों से प्रश्न है। अच्छा बताइए आप लोग, मधुमक्खी पालन का सही समय क्या होता है? मधुमक्खी पालन का सही समय क्या होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 3 है, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से सही कथन कौन सा है। मधुमक्खी के बारे में कि मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है भाई। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं।
सी ऑप्शन है, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का काम करती हैं। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मक्खी जो होती है रानी मक्खी वो अंडे देती है, और जो श्रमिक मक्खी होती हैं वो क्या करती हैं, वो शहद के लिए रस की खोज करती हैं। ठीक है, रस की खोज करती हैं। और जो नर मक्खी होती हैं वो कुछ नहीं करती, उनका कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पर जब नर की बात की जाए, नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में, तो इसका मतलब बी ऑप्शन गलत। आप लोग यही इतना याद रखिएगा, रानी मक्खी जो अंडे देती है, श्रमिक मक्खी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस इकट्ठा करती हैं, और जो नर मक्खी होती हैं उनका कुछ काम नहीं होता, वो कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर जब जहाँ नर दिखे कि नर श्रमिक होती हैं तो वहाँ पर आप लोग तुरंत काट दीजिएगा। और छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ, तो यहाँ पर मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती है, नहीं, श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन भी गलत है। ए और डी को लॉक कर देंगे। ठीक है, ए और डी को लॉक कर देंगे। आप लोग ऐसे ही इसको समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि बच्चे सहपाठी द्वारा सीखें तो आप कैसे समूह बनाएंगे? 4 से 5 बच्चों छात्रों के रोल नंबर के समूह बनाएंगे, परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का समूह बनाएंगे, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं, या फिर समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएंगे। जहाँ पर आर्थिक पृष्ठभूमि की बात की जाए, सामाजिक पृष्ठभूमि की बात की जाए, उस ऑप्शन को आप काट देना, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि समान लिंग का मतलब लड़के लड़के का या समूह बनाया जाएगा, या फिर लड़कियों लड़कियों का समूह बनाया जाएगा, और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का जो एक ही समाज के हों। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे सहपाठी द्वारा सीखें तो आप विषम समूह बनाइए, कुछ लड़कों को लीजिए, कुछ लड़कियों को लीजिए। ठीक है, और विषम समूह बनाइए, और ऐसे समूह जिसमें तेज भी बच्चे हों और धीमे भी बच्चे हों, ताकि एक दूसरे का वो सहयोग कर सके। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यहाँ पर पेडागॉजी बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा उसको समझने की ज़रूरत है। आप लोग समझिए, बहुत आसान है। प्रश्न नंबर 5, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इकरा नाम की एक छात्रा है जो बच्चों को समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्यों करती है भाई? ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। मनोरंजन गलत है भाई। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता। सी ऑप्शन बिल्कुल लॉक हो जाए। ईवीएस में संसार से जुड़ने का सहायता मिल जाए, संसार से जुड़ने का मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, उससे बेस्ट आंसर कोई हो ही नहीं सकता। प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? जो लोग पुराने हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं वो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, कैसे? पर्यावरण अध्ययन में यहाँ पर प्रश्न पूछने की बात की जा रही है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, कैसे? कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, फिर नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। भाई, प्रश्न किस लिए किया जाता है? कक्षा कक्ष में प्रश्न क्यों किया जाता है? कि कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप कोई प्रश्न बच्चों से करते हो, बच्चा अगले दिन पढ़ के आएगा, है ना, और पढ़ के आएगा और जागरूक होगा और उत्सुकता उसकी बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी, इसका आंसर क्या हो सकता है जो उसको नहीं पता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लौह तत्व। ठीक है, बंद गोभी, आंवला में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, लेकिन बंद गोभी में नहीं पाया जाता, इसलिए ए ऑप्शन कट गया। गुड़ में पाया जाता है, आंवला टमाटर में नहीं पाया जाता, गलत भाई।
आंवला, पालक, गुड़। जी हाँ, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा कि लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवला, पालक और गुड़। आंवला खाइए, पालक खाइए और गुड़ खाइए। ठीक, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? जब बात की जाए, हमें कुछ नहीं देखना है। बांस के खंभों पर घर मिल गया, बांस के खंभों पे अगर घर मिल गया तो इसका मतलब वो कहाँ की बात की जा रही है? असम की बात की जा रही है। 8 से 10 फीट ऊपर ही वो घर बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, असम लॉक हो जाएगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। प्रश्न नंबर 9, कक्षा के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा होमवर्क नहीं करता है तो उस मुद्दे को कैसे आप हल कर सकते हैं बताइए? उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। विकल्पिक जिसे एकदम एक ही आंसर, उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य करने को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। किसी दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, या फिर माता पिता से बात करें। माता पिता की भाई कहाँ जरूरत पड़ गई है ना, जब माहौल ज़्यादा बढ़ जाए तब माता पिता के पास जाइए, बात करिए। लेकिन जब यहाँ पर बच्चा सिर्फ होमवर्क ही नहीं करता है तो उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। हो सकता है आप जो होमवर्क देते हैं वो होमवर्क कठिन हो, बच्चा को नहीं आता हो, है ना। प्रश्न नंबर 10, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक को जो है आंका जाता है, जो विलुप्त के करीब जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको जो है रेड डाटा बुक में आंका जाता है। तो रेड डाटा बुक से पता लगाया जाता है विलुप्त के करीब जीव को, नदियों में प्रदूषण को, घटता बढ़ता जनस्तर या फिर वायु प्रदूषण। तो जब रेड डाटा बुक की बात की जाए तो विलुप्त के करीब जीव, वो चाहे जीव हों या फिर पेड़ पौधे हों। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 को देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्ञान की रचना में बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बिल्कुल सक्रिय भागीदारी बच्चों की होगी तभी ज्ञान की रचना होगी। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। बच्चे के ज्ञान को आप शिक्षकों के ज्ञान से क्या आप जोड़ेंगे बताइए? तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी ठीक है, बच्चों की उपस्थिति होनी चाहिए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ये तो ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, एनसीएफ 2005 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को 4 दीवारी से बाहर सिखाइए, पुस्तकीय ज्ञान से बाहर सिखाइए उनको, है ना। और बच्चों के स्थानीय ज्ञान, जैसे कि बच्चे मातृभाषा में पढ़ रहे हैं तो उनको आप मातृभाषा के साथ साथ अपनी स्कूली भाषा की शिक्षा भी दीजिए। तो बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या क्या सही है? ए, सी और डी। ए, सी और डी कहाँ गया? ए केवल डी यहाँ पर है, केवल ए और डी। ए और डी सी मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए भी सही है, डी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, एक लाइन से ऑप्शन दे दे के तो कन्फ्यूजन ही क्या है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ब्यूरो द्वारा सीखना, ठीक है, परिभाषाओं द्वारा सीखना, रटकर सीखना। रटकर सीखना और ब्यूरो द्वारा सीखना, रटकर सीखना और परिभाषाओं द्वारा सीखना दोनों क्या है भाई? दोनों एनसीएफ 2005 दोनों को अवॉइड करता है। परिभाषा को आप रटकर सीखोगे, ठीक है। परिभाषाओं द्वारा सीखना ये भी रटने के अंतर्गत आता है और रटकर सीखना तो है ये है, इसलिए यहाँ पर ए और बी लॉक हो जाएगा। ए और बी लॉक हो जाएगा, केवल ए और बी। पटाखे फूट रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं,
इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रही है। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 को देखिएगा। दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गाय के गोबर के उपलों का उपयोग करके चूल्हे पर खाना बनाती है। वह पिछले 3 महीने से गंभीर खांसी से पीड़ित है। इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? ईंधन जलाने से उत्पन्न धुआं जो उसकी एलर्जी का कारण हो सकता है। बुढ़ापा और उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण है, इसलिए ईंधन जलाने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन पथ में जमा हो सकता है। ईंधन जलाने से उत्पन्न कालिक जो उसके श्वसन पथ में जमा हो सकता है। बिल्कुल सही कि ईंधन जलाने, लकड़ी अगर आप जलाते हैं तो उसमें काला काला धुआं निकलता है जिसको कालिक बोलते हैं। और कालिक जब आपके श्वसन, जिससे आप सांस लेते हैं, वहाँ पर जमा हो जाता है तो खांसी आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उस सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देती है। ठीक है, तो इस पक्षी का नाम बताना क्या है? पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने ये पक्षियों के बारे में व्यवहार, उसके क्रियात्मक व्यवहार को जानने की कोशिश की। ठीक है, उस एक शब्द में कह सकते हो कि उसका व्यवहार के बारे में जानने की कोशिश की। तो पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने प्रेक्षण किया कि पक्षियों की विशेष प्रजाति में नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं, लेकिन जो मादा पक्षी होती है उन सभी घोंसलों को देखती है और उनको जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसे में वो अंडे देने की निश्चय करती है। ये पक्षी कौन है बताइए? दर्जिन पक्षी है, बीबर पक्षी है, कलचिड़ी है, शकरखोर है। तो दर्जिन पक्षी तो भाई वही है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, जिसको बोलते हैं टेलर बर्ड। ठीक है, और इसका नाम है भाई बीबर पक्षी। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, बीबर पक्षी। ठीक है, बीबर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15, नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? जड़, ये प्रश्न हम लाते हैं जड़ों का है। आलू में जड़ होता है क्या? आलू को एक ले लीजिए और उसको देखिए कि उसमें जड़ है कि नहीं, है ना। गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, अदरक, हल्दी, या फिर गाजर, चुकंदर, मूली। आप मूली को ले लीजिए, उसमें भी रेसे रेसे दिखते हैं, वो भी जड़ है। चुकंदर में भी रेसे आपको दिखेंगे 2-4, और गाजर में भी दिखेंगे, इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, यही जड़ है। जो शकरकंद है ना, इसमें जड़ नहीं होता है ना। अदरक है, अदरक में होता है। हल्दी है ना, हल्दी में नहीं होता। हल्दी मतलब आप उठा के देख लीजिए, अगर उसमें रेसे रेसेदार दिखते हैं तो समझ लीजिए जड़ है, नहीं तो नहीं है। बाकी ये तने हैं भाई, तना जिसको बोलते तना। प्रश्न नंबर 16, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से सही क्या है। जंगलों के बारे में यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो जंगल के बारे में है, ध्यान दीजिएगा। कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है। ठीक है, झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी टन भूमि चाहिए। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। बिल्कुल, मिजोरम में 3/4 लोग जो है जंगल से जुड़े हैं, ये तो यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, जंगल के बारे में है तो जंगल के बारे में ही आपको देखना है। जंगल अधिकार कानून 2007 तक तो ठीक है, उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से नहीं, जो कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनको। ठीक है, और झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि चाहिए। तो यहाँ पर कृषि की बात की जा रही है, जंगल की बात नहीं की जा रही, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन कट जाएगा। और सी ऑप्शन भी गलत है, इसलिए ये भी कट जाएगा। ए ऑप्शन है, कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है। बिल्कुल, कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है। अब कुडुख कहाँ की भाषा है बताइएगा आप लोग कमेंट के कि कुडुख कहाँ की भाषा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या ए सही है, ए पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है। ए और डी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। एक ही क्वेश्चन को दो बार टाइप कर दिया गया है, तो कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए सभी को पता है, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18,
एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों को उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाएगी, मिट्टी कैसी हो जाएगी। अगर एक ही फसल को, अगर आप गेहूं को बार बार 10 सालों तक गेहूं उगाइए उस खेत में और ज़्यादा रसायनों का आप उपयोग करिए तो वो मिट्टी वहाँ की जो है गेहूं के खेत की कैसी हो जाएगी, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाएगी या फिर बंजर बन जाएगी, उर्वर बन जाएगी, उपजाऊ बन जाएगी, फिर बंजर हो जाएगी, किसी विशेष फसल के उपयोगी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बंजर बन जाएगी, ठीक है, उपजाऊ नहीं होगी, वो बंजर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में क्या किया जाता है भाई, स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से जोड़िए। अभी आपने यही तो पढ़ा, ज्ञान से जोड़िए, स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से जोड़िए। पर्यावरण अध्ययन में तो यही किया जाता है कि बच्चा जिस स्थान से है, जहाँ का है, वो उसकी जो मातृभाषा है, उसकी जो भाषा है, जो उसका बोलचाल है, उसका जो व्यवहार है, उसको आप एक्सेप्ट करिए। उसके साथ साथ आप उसको, आपका जो विद्यालय ज्ञान है, आपकी जो विद्यालय की परंपरा, जो भी जो है नियम है, उसको समझाइए। तो स्थानीय ज्ञान तो वही होगा ना जो बच्चा जानता होगा, और विद्यालय ज्ञान वही होगा जो बच्चा नहीं जानता होगा। तो पर्यावरण अध्ययन में जो है ज्ञान से, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को सिखाया जाता है। जो बच्चा जानता है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना, ठीक है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। 6 थीम की बात की जा रही है यहाँ पर, 6 थीम में से एक है। चीज़ें कैसे काम करती है, पदार्थ वगैरह, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ठीक है। तो साथियों, ये थे आज के 20 प्रश्न। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में कितना आप लोग स्कोर किए, और आप लोग बस ऐसे ही आप क्लास को लाइक करिए, शेयर करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।